हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग इन यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स लर्निंग एंड आई एम योर एमएसडी सर एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एनटीए अभ्यास ऐप मॉक टेस्ट 10 फिजिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 1 से 20 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन दिया था बच्चों, और ये पार्ट 2 में 21 से लेके 45 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन दूंगा और इसके साथ आपको टिप्स भी दूंगा कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है नीट से रिलेटेड, क्योंकि नीट फिजिक्स में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स के भी वीडियो बनाए हैं कि किन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक्स से कर सकते हैं। सो प्लीज आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए कि शॉर्ट ट्रिक स्पेशल की कितनी सीरीज पड़ी हुई है। उसके अलावा 1000 टोटल क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। सो 1000 एमसीक्यूज फॉर नीट, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व कर लेते हैं तो आप 170 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। 170 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, इसकी स्ट्रैटेजी का भी एक वीडियो है। सो आप प्लीज स्ट्रैटेजी का वीडियो भी जाके देख लें कि 170 प्लस की क्या स्ट्रैटेजी होती है। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है और उस प्लानिंग से आप जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में 1 से 20 तक क्वेश्चन है और यहां से 21 से 45 तक क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज ओके। सो प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूं, सो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। ओके, आई होप सभी ने लाइक कर दिया होगा, एंड जिन्होंने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो and giving your valuable time to this channel. Okay, and I hope you will all will grow this channel and you will get a lot of information regarding the physics and the strategy and the planning. Okay, so चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, आप देख रहे हैं each minute। सो यहां पर टाइम को किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, और आपको ये पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा एमकेएस में हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो दिख रही है ऑप्शंस में एमकेएस में है। सो पहली चीज जो टाइम आपको दिया है वो मिनट में दिया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट 2 कैलोरी ऑफ हीट, जो हीट की अमाउंट दिया हुआ है वो भी आपको किस में दिया है, 2 कैलोरी में। तो एमकेएस में किस में होती है, जूल में। अभी हम कन्वर्ट करेंगे उसको, 4.18 जूल आपको सभी को पता होगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया दिया है बच्चों वो भी आपको स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग किस में करेंगे कन्वर्ट, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। सो सोलर कांस्टेंट आपको जो एस दिया है वो किस तरह से दिया है, वो दिया हुआ है आपको 2 और यहां पे कैलोरी है डिवाइडेड बाय आपको एरिया है। सो एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और टाइम दिया हुआ है तो टाइम मिनट में है। अब आपसे पूछा गया है कि इसी सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। अल्टीमेटली यहां पे आपको सिर्फ यूनिट चेंज करनी है, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमकेएस की मतलब है कैलोरी को जूल में, सेंटीमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में। तो देखिए 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैंने ऐसी ही रहने दी, और कैलोरी को आप अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे सो आप सभी को पता होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। सो यहाँ पे ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है सो ऑब्वियसली आपको 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक तो स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये मीटर में आ गया। सो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। दूसरा ये 60 जो 1 मिनट है इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और इसके साथ ये सेकंड आ जाएगा। सो अब आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बच्चों जिसको आपको सॉल्व करना है, सो 2 इंटू 4.18 डिवाइडेड बाय, यहां से हो जाएगा 10 टू द पावर -4, और इधर वैल्यू आ जाएगी आपको 60। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी बच्चों वो 1.4 मिलेगी। ठीक है, कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, देख लिया है। सो यहाँ पे 1.4 मिल रहा है। सो 1.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बहुत ही तेजी से। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर पार्टिकल अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय यू। सो जो u है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है x²
माइनस 3x, और दूसरा आपसे कहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा फोर्स जीरो। सो यहां से हमें फोर्स कैसे मिलेगा, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dx होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो du बाई dx की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 2x माइनस 3, और 4 जीरो है, 4 जीरो का मतलब ऑब्वियसली du बाई dx को भी क्या करना है, जीरो। सो जैसे ही आप जीरो करेंगे, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 1.5 मीटर होगा। सो बहुत ही आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था, और आपने यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, और ऑप्शन भी आपको मिल गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों एक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हुए चलते हैं, और यहां पर आपको दिया हुआ है आप बुलेट, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आप बुलेट ऑफ मास 0.02 किलोग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास, आपको दिखा तो ऐसा लग रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। पहले हमने क्या किया, एक बुलेट, आप ऐसे ये कॉपी पे एक बुलेट बना लीजिएगा, इसका मास जरूर लिखिएगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो 0.02, और ध्यान रखेंगे यूनिट का, तो एम यहाँ पे केजी में है, नो इश्यूज। एंड द वेलोसिटी जो दी हुई है दैट v1 सपोज टू बी, यू कैन से दिस इज द 250 मीटर पर सेकेंड, राइट, दिस इज 250 मीटर पर सेकेंड, एंड देयर इज अ ब्लॉक, और वो ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाती है, धंस जाती है, और ब्लॉक का मास भी आपको दिया हुआ है, और ये मास आपको दिया है, इसको हम m2 ले लेते हैं बच्चों, इसको m1 ले लेते हैं, और m2 की वैल्यू दी है 0.23, और आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ इस तरह से दिया है कि मिलके 0.25 हो जाए। ठीक है, गुड। लेकिन यहां पे इसको कहा गया है कि ये रेस्ट में है, अब ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, एम्बेडेड होने के बाद ये कंबाइंड मास बन जाएगा, और कंबाइंड मास बनने के बाद ये जो टोटल होगा इसको आप कहेंगे m इज इक्वल टू 0.25, और सपोज ये चलने लगेगा v वेलोसिटी से। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखें ध्यान से, आफ्टर द इम्पैक्ट द ब्लॉक एंड बुलेट मूव टुगेदर and come to rest after traveling a distance, और ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आता है, और उस डिस्टेंस को आपको दिया गया है 40 मीटर। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आप यहाँ m इंटू वी, सो सॉरी इट्स 0.02 किलोग्राम है, फिर इसको हम लोग 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हो जाएगा 0.2, और ये जीरो था तो इसको हमने ऐड नहीं किया, अब हम यहां का मोमेंटम लिख रहे हैं, सो 0.25 है इनटू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी से मूव करने के बाद जब आप यहां कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू तो है वो शायद 500, और 0.20 तो 5 आ जाएगा बच्चों, और यहां पर इसको 1.4 इंटू वी, क्योंकि 0.25 को 1.4 लिख सकते हैं, एग्जैक्टली आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, जिससे पता चल गया कि ये मास इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। अब यही मास वहां पे इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो भी एनर्जी है वो कौन ले जाएगा, वो सारी एनर्जी फ्रिक्शन खाएगा। सो फ्रिक्शन, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी देख लें बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, m कितना है बच्चों 2.5, तो 2.25 को अगर हम 1/4 लिखेंगे तो अच्छा होगा, v स्क्वायर को देखो आप करोगे तो 400 हो जाएगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है म्यू mg होता है, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वो इतने डिस्टेंस तक लगेगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली आप कहोगे म्यू, m की वैल्यू आपको फिर से 1/4, g की वैल्यू बच्चों दी हुई है 10, ये हो गया आपका फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो m केस में दिया था 40 मीटर, सो हमने यहाँ पे इसको 40 मीटर कर दिया है। सो आई होप अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक और चीज है, यहाँ पर देखो g की वैल्यू को इन्होंने 9.8 लिखा हुआ है, सो हम g 9.8 लेंगे, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है, चलिए अभी इसको 9.8 कर देंगे। सो पहले 1.4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहां से 2 को करेंगे तो आप यहाँ 200 आ जाएगा, और अब म्यू की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे वो होगी बच्चों 200 डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा 40, और यहां हमने इसको बोल दिया है 9.8। सो आपको अंदाजा लगाना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बेटा, ये यहां से यहां कैंसिल कर दोगे, और यहां से आ जाएगा आपका 5। सो म्यू इज इक्वल टू आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9.8। अगर ये 10 होता तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, 0.5।
लेकिन ये 10 से कम है, सो इसकी वैल्यू थोड़ी 0.5 से ज्यादा होगी, बहुत हल्की से ज्यादा। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप यहां से देख लो कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा है। सो आपको दिख रहा है सी ऑप्शन 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसको आंसर मार्क कर देंगे और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको स्पीड से करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आपको दिख रहा है स्केटर ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन आइस थ्रोन अ स्टोन of mass 2m with a velocity of v in horizontal direction, velocity of friction between। तो फिर से ये आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन आपने किया उसी का हाफ पार्ट है। कैसे है देखिए, एक स्केटर है और स्केटर का मास आपको दिया है स्मॉल m, स्टैंडिंग ऑन आइस, यहाँ पे जो आइस पे खड़ा है उसका कोफिशिएंट आपको दे दिया सरफेस का म्यू। अब उसने कहा ऑन आइस थ्रो अ स्टोन ऑफ मास, यहां पे उसने एक स्टोन फेंका है, उस स्टोन का मास है 2m बच्चों, हाँ, और उसकी वेलोसिटी दे दी है कि वो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इज इक्वल टू, और जो स्केटर है उसका मास आपको यहां से 2m दिया है, और 2m के बाद बच्चों जो वेलोसिटी दी हुई है वो v दी है, और वो वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है वो आप देख सकते हैं, v की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये इसको इधर प्रोजेक्ट करेगा, इधर फेंकेगा तो एक मोमेंटम इसको इधर मिलेगा, और जितना मोमेंटम है उसको कंजर्व करने के लिए, सपोज ये P1 मिल गया, सो उसको कंजर्व करने के लिए P2 इधर मिलेगा, और जितना मोमेंटम मिलेगा उससे एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी कहां जाएगी, फ्रिक्शन में। सो अभी हम इसका मोमेंटम और कंजर्वेशन देखते हैं। सपोज ये पीछे की तरफ आता है v1 वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, m इंटू v1, और उधर जो इसने प्रोजेक्ट किया था वो हो जाएगा 2m इंटू वेलोसिटी कितनी है 5, तो आप m कैंसिल करोगे जैसे ही, सो v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दिया है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सो कितनी एनर्जी लेके चला बच्चे, ये 1/2, मास था m और v1 स्क्वायर हो गया 100, ठीक है, इज इक्वल टू, उधर कौन खा रहा है, म्यू m, यहां पे g10 दिया हुआ है, सो हमने g10, ये फोर्स हो गया इतना, और इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5, उसको भी रख लेंगे। सो पहले तो हम यहां से m और m कैंसिल करेंगे, फिर 2 यहां 50, सो इधर बच्चों 50 होगा, म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 1/2, 0.5 है लेकिन 1/2 लिखेंगे आसान रहेगा, और यहां पे 10 दिया हुआ है g की वैल्यू, आपसे s पूछा गया है, सो आप देखो कितना आसान है, यहां से आपने 10 से ये 5 कर दिया, और s इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर। सो 10 मीटर ये आंसर मिल गया आपको, यहां पे ढूंढोगे सो जल्दी से आपको सी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कितना किया, 10। ठीक है, चलिए 24 हो गया, आगे बढ़ते हैं दौड़ते हुए। अब ये एक कोनिकल पेंडुलम है, a ball of mass 0.5 kg attached to the end of the string having a length L दिया हुआ है, ओके, 0.5 मीटर is rotated on a horizontal circular। तो ये कोनिकल पेंडुलम बच्चों ऐसा होता है, और ये वर्टिकल है, यहां स्ट्रिंग है, यहां मास है, और इसको ऐसे हम रोटेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल में। ठीक है बच्चों, सो ये सेंटर है। अब अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल में हमने ऐसे किया, सो यहां पे आपको क्या मिलेगा, टेंशन, है ना, और ये एक टेंशन है, यहां पे लेंथ आप देखोगे तो उस लेंथ को आप L कह रहे हो, और ये एक टेंशन आपको यहां पे मिल रही है। अब इसमें आपको जो वैल्यू दी हुई है जो टेंशन की, के टेंशन कैन बियर मैक्सिमम ऑफ 324 ऑफ न्यूटन, राइट। अब यहां से आपको दिख रहा है m की वैल्यू, m भी आपको दिया हुआ है 0.5 है, 1/2 लिखेंगे जिससे आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। L की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 0.5, इसको भी हम लोग 1/2 लिख लेंगे मीटर में, m केस में ये चीज यूनिट का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है रोटेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल पाथ, सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहां है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों ओमेगा। अब देखो फोर्सेस कौन से लगेंगे, इस पे नीचे जो फोर्स लगेगा बेटा उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे mg, और टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। अब टेंशन के दो कंपोनेंट करने के लिए इसको हमने एंगल बोल दिया थीटा, और यहां से इसके दो कंपोनेंट किए, सो अगर ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा होगा,
सो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको आप कहोगे टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट टेंशन का इधर आएगा जिसको आप कहोगे टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा क्या कर रहा है बच्चों, जो टी साइन थीटा है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स m रेडियस r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी कोई प्रोवाइड करता है, यहां पे रेडियस r अगर हमने अज्यूम कर ली तो mr ओमेगा स्क्वायर। और टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, टी कॉस थीटा बच्चों बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा आपके m इंटू जी को। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है। अब अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं, तो टी की वैल्यू तो हमें हो सकता है यहां आर, क्योंकि ये अगर हमने एल लिया है, सो इस ट्रायंगल से अगर आप देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है और ये एल है। सो हम आर को क्या कह सकते हैं बच्चों, आर को आप कह सकते हो एल साइन थीटा, जिससे हमें सीधे टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन को उठाया, इस इक्वेशन में यहां पे लिखा है बच्चों टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, आर को लिखा क्या एल साइन थीटा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा एल भी कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। सो यहां सॉल्व करोगे क्योंकि आपको चाहिए ओमेगा, सो ओमेगा आप क्या कह सकते हो बच्चों, ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू एल और अंडर रूट। सो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा के लिए अंडर रूट, टी की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों 324, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, l की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 1/2 कितना होगा 1/2 हो जाएगा 4, तो आप यहां कर लोगे। सो ओमेगा की वैल्यू अब आप कैलकुलेट करोगे, सो 4 का अंडर रूट कितना हो गया बच्चों 2, बोलो बेटा 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, सो यहां से ये 2 आएगा, ये आपको पता है 18 होता है, सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 36। सो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 36 है और हम यहां कैलकुलेट करेंगे, सो ये वैल्यू 36 आ जाएगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको बताया था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये कैलकुलेट करना था। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन। अच्छा, R1 आपको दिया है 10 टू द पावर 13, R2 बच्चों दे दिया आपको 10 टू द पावर 12, और रेशियो ऑफ देयर, ओ माय गॉड दैट टू इजी बच्चों, आपको पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो आप कह सकते हैं T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यूब। सो इसका और एक आसान पार्ट होगा T1 अपॉन T2, अगर आप रूट करेंगे इसका सो हो जाएगा R1 अपॉन R2 और पावर आ जाएगी बच्चों 3/2। गॉट इट बच्चों, ग्रेट। सो अब आप क्या कह सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 अपना कितना था बेटा 10 डिवाइडेड 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे आपने लिखा 3/2, सो आपको ये वैल्यू कितनी मिल गई 10 टू द पावर 3/2, और 3/2 को आप क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 1 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 10 और 1/2 हो जाएगा √2। सो आपको रेशियो देखो कितना आसान मिल गया 10 एंड 10√2, सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर भी सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। सो जो हाइट है वहां पे रेडियस के इक्वल है। सो अब उसका पूछा गया है द वेट ऑफ द पर्सन, ऑब्वियसली चेंज करेगा। सो जी की वैल्यू बच्चों क्या होती है कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर। अगर हम इसको, ये अर्थ पे है, अगर हम इसको हाइट h पे देखेंगे सो हो जाएगी बच्चों GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। सो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, हमें G एट h निकालना है। सो GH एट डिवाइडेड बाय G एट सरफेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा RE स्क्वायर
डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। सो H की वैल्यू देखो यहां से कितनी दी है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां पे हम रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर करेंगे वैल्यू रख के, और यहां H की वैल्यू जैसे ही हमने RE रखी तो RE प्लस RE कितना हो जाएगा, 2RE, 2RE का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4RE स्क्वायर, RE कैंसिल हो गया, और यहां से आपको समझ में आया G एट हाइट इज इक्वल टू G एट सरफेस डिवाइडेड बाई 4। अब अगर G की मास तो चेंज होगा नहीं, सो G की वैल्यू में जो चेंज आएगा वही वेट में चेंज आएगा, सो ऑब्वियसली आप यहां कह सकते हैं करेक्ट आंसर वुड बी 1/4। ओके, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद टाइम पीरियड t, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके लिए क्या करना है, t इक्वल टू में हमें काइनेटिक पोटेंशियल का रेशियो निकालना है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल देख लेते हैं कि मान लीजिए जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। सो इससे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, a ओमेगा, और साइन की जगह हो जाएगा cos ओमेगा t। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, हाफ m v स्क्वायर, v को हमने क्या किया, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर, यहां ओमेगा t का होल स्क्वायर आया, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कांस्टेंट होनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है। आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। सो रेशियो ऑफ काइनेटिक डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे सो आपको दिखेगा कि काइनेटिक डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिलेगा, देखो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, कॉट स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई बाय कैपिटल टी, हाँ, और टाइम जिस पे आपको निकालना है वो टाइम कितना दिया हुआ है, देखो वो टाइम आपसे कहा है t/12। सो हम यहां क्या करेंगे, t/12, ये जो वैल्यू है टाइम की ये हम यहां टाइम में रखेंगे, और ये आ गया t/12। जैसे ये t/12 होगा सो ये t और t कैंसिल होगा, और 2 और यहां से 6 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो जो रेशियो हो गया बच्चों वो क्या हुआ, कॉट स्क्वायर, अब π/6 को क्या कहते हो, 30 डिग्री, और कॉट 30, सॉरी कॉट है ये, हाँ ये कॉट थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ है, सो ये हो जाएगा बच्चों देखो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको पता है कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। सो √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो जब आप रेशियो देखोगे क्या हो जाएगा, 3:1। सो विच आंसर शुड बी करेक्ट, यस सी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, वेरी नाइस। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, एक फेज डिफरेंस तो बच्चों आपको दिख रहा है साइन और कॉस में है, साइन और कॉस में है, तो एक फेज डिफरेंस तो बच्चों हो जाएगा π/2 का। अब जो π/2 का फेज डिफरेंस है वो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, वो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसको हम लोग 3.14 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.57। सो 1.57 जो ये वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है फेज डिफरेंस में। अब इसमें एक रेस्ट में भी है, और रेस्ट में क्या है, वो रेडियन में हमने वैसे ही निकाला हुआ है, क्योंकि सारे आंसर रेडियन में है तो हम उसको रेडियन में लिख रहे हैं, इसीलिए हमने 3.14 रेडियन में वैल्यू रखी है। लेकिन रेडियन में यहां पर एक आप देख रहे हो कि साइन यहां से ऑलरेडी आगे है ना, साइन आगे, जैसे साइन को हम यहां से रिप्रेजेंट करें और कॉस को यहां से रिप्रेजेंट करें तो साइन यहां से थोड़ा और आगे है, या और ये कितना है बच्चों 0.5। सो अब जो ये बचा होगा ये वाला पार्ट फेज डिफरेंस का वो कितना हो जाएगा 1.57 माइनस 0.5। सो आपको ये मिल जाएगा 1.07 रेडियन। तो आई होप आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। आंसर इसका कितना होगा बच्चों, ढूंढते हैं, यस आंसर है ए। ओके, सो 1.07 रेडियन। सो 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस
इफ स्टील अप्लाइंग अ स्ट्रेस। सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में आपसे चेंज पूछा गया है और उस चेंज के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, द यंग मॉडुलस। अच्छा दिया क्या है, पहली बात तो व्हाट विल द चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये आपको एंगस्ट्रॉम में पूछा है। ऑफ स्टील अप्लाइंग अ स्ट्रेस, तो जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो जिसको आप F अपॉन A कहते हो वो 10 टू द पावर 9 है और वो न्यूटन पर मीटर यानी एमकेएस में है, कोई टेंशन नहीं है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर में, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एंड इनिशियल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी है जिसको हम लोग L ले लेते हैं, सो वो है 2.8 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में दी है। सो बहुत आसान है बेटा, आप देखो आपने पढ़ा है स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। सो यहां पे आपको चेंज इन डायमेंशन निकालना है बेटा। सो चेंज इन डायमेंशन क्या करोगे आप, देखो चेंज इन डायमेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो ये हो गया स्ट्रेस, करेक्ट, ये स्ट्रेस हुआ, इनटू आपने क्या मल्टीप्लाई किया L, फिर डिवाइड क्या किया बच्चों y। सो डेल्टा L की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेस में जाओगे, स्ट्रेस दिया हुआ है 10 टू द पावर 9, फिर आप कैपिटल L में जाओगे, फिर दिया हुआ है 2.8 डिवाइडेड बाय, फिर आप y में जाओगे, y दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद बच्चों जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 1.4 इंटू 10 टू द पावर मिलेगी 11 और 9 12 शायद यस -3, क्योंकि सब एंगस्ट्रॉम में है। सो ये वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में आई होगी क्योंकि कैपिटल L हमने एंगस्ट्रॉम में ही रखा था। सो ये 1.4 और देखो आंसर हमको क्या मिल गया, यस बी इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपको कैसा लग रहा है, ये है ओहो A1V1 प्लस A2V2 सभी को पता होगा। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो कंडीशन होती है फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, देन द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड ये निकालनी है आपको। सो देखो यहां से आ रहा है तो आप क्या लिखोगे A इंटू V1 और जा कहां रहा है यहां पे A और कुछ इसमें शायद आंसर में या क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है क्योंकि A इधर भी है। सो V की वैल्यू यहां पर AV1 प्लस AV2, सो हमें यहां सॉल्व करनी है, V की वैल्यू अलग आ गई है, सो V चेंज होगा। तो AV1 इधर दिया हुआ है AV2 और प्लस इधर दिया हुआ है 1.5 A और यहां की V हमें कैलकुलेट करनी है। सो चलो वैल्यू रखते हैं, A को एज इट इज रखा, V1 की वैल्यू आपको 3 दी हुई है इज इक्वल टू A यहां पर है, V2 की वैल्यू यहां 1.5 दी है, प्लस 1.5 A ये है और V की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले तो आप ये A और A उड़ा दो। सो आपको 1.5 V इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे, सो 3 माइनस 1.5, सो 1.5 V इज इक्वल टू 1.5, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आप सभी को करेक्ट आंसर मिल गया होगा। सो करेक्ट आंसर कहां है, यस करेक्ट आंसर इज सी। चलिए 31 भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, 2 blocks of mass 10 kg 30 kg are placed along a vertical line, okay? If 10 kg block is raised through a height of 7 centimeter, then the distance through which other mass should be moved to raise the center of mass of the system by 1 centimeter. So ये center of mass का क्वेश्चन है। So center of mass में आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों कि center of mass की जो डिस्टेंस xcm है उसको आप क्या बोलते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे। xcm आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हो क्या है 1 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो यहां सेंटीमीटर में रखना है, ये ध्यान रखना। सो इसको 1 सेंटीमीटर में रखा, बाकी डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में रखनी होगी। m1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 और x1 कितना मूव किया था, यस 7 मूव किया था, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। प्लस m2 जो मास दिया हुआ है वो बच्चों कितना है, वो 30 है।
और इसको कितना मूव करना है, मान लिया x मूव करना है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 कितना करोगे, ये 40 करोगे। सो इधर आ जाएगा 40 इज इक्वल टू इधर कितना आ गया 70 प्लस ऑफ 30x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर, सो माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर डाउन, अप होता प्लस होता। सो इसका आंसर बच्चों जल्दबाजी में मत करना, कहीं आप ए मत लगा देना, ए आंसर नहीं है, माइनस है, इसलिए डाउन वाला आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से, अ गिवन पॉइंट P इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इनिशियली, ओके, wheel of radius are pure rolling, okay, no slipping, then the displacement P, point P reaches the topmost, ये तो बहुत आसान सा है बेटा। यहां से अगर यहां देखो, सो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस गया होगा बेटा, ओके 1 मिनट। सो हाफ रिवॉल्यूशन में बच्चों कितना गया होगा, हाफ रिवॉल्यूशन में तो ये पाई आर गया होगा, और फिर यहां पहुंच गया है, इस डिस्टेंस को आप कितना कह रहे हो, ये डिस्टेंस 2r हो गई है। सो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए l। सो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको l चाहिए तो l इज इक्वल टू रूट ऑफ, आप क्या करोगे, पाई आर का स्क्वायर और प्लस यहां 2r का स्क्वायर, ठीक है। सो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बता सकते हो, यस, आप कैलकुलेट करोगे तो l की वैल्यू बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। यहां से हम पाई, अच्छा पाई स्क्वायर में ही आंसर दिया है ना, सो पाई आर स्क्वायर में दिया तो हम r को बाहर निकाल लेते हैं। सो रूट हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। सो आप डी को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ये डी हो गया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ एन एटम इज एक्साइटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ओके, एटम को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक हमने एक्साइट कर दिया, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सैंपल। अगर हाइड्रोजन एटम होता बच्चों तो एक अलग बात थी, हाइड्रोजन सैंपल है तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे, और अगर बहुत सारे एटम होंगे तो आपको जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल होंगी वो सारी मिलेंगी। तो उसका आपको मॉडर्न फिजिक्स में सीधे फॉर्मूला बताया गया होगा, n(n-1 डिवाइडेड बाय 2। सो देखो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सैंपल के लिए, अगर सिर्फ एक एटम होगा तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है ना, सो अब इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर एक एटम होता तो ये पॉसिबल हो जाता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, यहां क्योंकि सैंपल दिया हुआ है इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो हम आंसर यहां से बहुत आसानी से देख सकते हैं, एग्जैक्टली सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको हम ए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ओहो सीधे यूनिट कन्वर्जन, बेटा ये तो आप आंख बंद करके कह सकते हो 931.5 होता है वैसे MeV, तो यहां पे अप्रोक्सीमेट लिया गया, तो 931 इज एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, नो इश्यूज। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई, टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड अ शंट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर को जब हम शंटिंग करते हैं, शंट का मतलब ही होता है लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसमें आपको सोचना भी नहीं है, बिल्कुल इसका ए आंसर होगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। कैडमियम रॉड्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, अब ध्यान से देखना, कैडमियम रॉड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सीधे सीधे बेटा एनसीईआरटी में लिखा गया है, कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जस्ट टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, जस्ट टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, राइट। सो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सो सिंपल। 38 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 10 वॉट सोडियम वेपर, 10 वॉट सोडियम वेपर दिया गया है बच्चों, पावर दी हुई है लैंप की
90% एफिशिएंसी दी है, 90% ऑफ द कंज्यूम एनर्जी, 90% एफिशिएंसी है। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट की ये दी हुई है आपको नैनोमीटर में, तो आपको ये मीटर में कन्वर्ट करना होगा। एच की वैल्यू भी वैसे आपको याद होनी चाहिए, लेकिन दी हुई है। सबसे पहले हम फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं बच्चों। फोटोन की एनर्जी क्या होता है आप सभी को पता होगा, hc अपॉन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे hc अपॉन लैम्डा। सो hc अपॉन लैम्डा में जब आप ये सारी वैल्यू पुट अप करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा, जैसे आप सारी वैल्यू पुट अप कर दो, सो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि आपको वैल्यू दी हुई है 63 10 टू द पावर माइनस 34, एंड c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। नैनोमीटर में दिए तो -9 से करेंगे, सो ये हो गया 590 इंटू 10 टू द पावर -9। सो आप 10 टू द पावर सब अलग अलग कैलकुलेट कर लो। वैल्यू वाला तो हम कहते हैं 6.63 ऐसे ही रखो, इंटू 3 को भी ऐसे ही रखो, नीचे आप 10 टू द पावर 1 ले लो, इसका 59 बचा लो, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कितना होगा 34 8 9 ऊपर जाएगा, सो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 आ जाएगा, यहां से 10 एक लिया था, सो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -17, नहीं एक और बचा हुआ है क्योंकि हमने यहां से भी 10 ले लिया, -18। ओके, अब जो एनर्जी है उसकी एफिशिएंसी देख लो 90% है। अब अगर 10 वॉट है तो उसका जो 90% होगा 10 वॉट, 90% 90 बाई 100, सो इधर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 9 वॉट। सो ये 9 वॉट आ गया। अब अगर 9 वॉट के बाद आपको टोटल देखना है कितने फोटोन होंगे, ओके, क्योंकि ये भी पर सेकंड हम लोग ने कैलकुलेट किया है, पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। सो एनर्जी N इंटू E इज इक्वल टू ये वॉट होने पाई है, सो N इज इक्वल टू क्या होगा W बाई कैपिटल E। अब W कितना है आपके पास 9 बच्चों, हाँ, और E कितना है, E की वैल्यू यहां रखो 6.63 इंटू 3, और ये 59 शायद ऊपर जाएगा 59, और नीचे और क्या था 10 टू द पावर -18, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 18। ओके, अब सबको सॉल्व करोगे, सबको सॉल्व करने के बाद 10 टू द पावर 18 है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करके देखना आप। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों, कैलकुलेटर से किया है बस मैंने, 2.267 और 10 टू द पावर आ रहा है 19। सो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी 10 टू द पावर 19 2.67 की, तो आई होप C इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप कैलकुलेट करना, क्योंकि मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेटर से किया था तो मेरा 2.67 आ रहा था। चलिए अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अ प्रोटॉन when accelerated through a potential difference capital V volt has a wavelength lambda associated with it. Alpha particle in order to have same lambda must be accelerated through potential difference. So alpha particle के पास क्या है, lambda में कोई चेंज होता है नहीं, तो लैम्डा निकालना है, सो वहां पे Q में चेंज होता है। सो हमारे पास अगर हम देखें एनर्जी के लिए, देखें प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया तो उसके पास एनर्जी आई होगी Q इंटू V। ओके, अब जो Q इंटू V एनर्जी आई है, अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V है और Q इसका चार्ज है, तो Q ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, वेवलेंथ लैम्डा है। सो इससे जो एनर्जी आई है वो सारी की सारी एनर्जी कहां गई, प्रोटॉन में, और वो किससे आप निकाल सकते हो, HC इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें यहां से, सो लैम्डा आपका निकल के आएगा H, और रूट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू Q और इंटू V। ठीक है, सो अब अगर देखो H और 2 ये सारी चीजें सेम है, अब हमको लैम्डा सेम करना है, तो आपको सेम किसको करना होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इनटू वोल्टेज गिवन टू प्रोटॉन। मास ऑफ दूसरा क्या है आपके पास, अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अल्फा पार्टिकल। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करने में जो डेटा आपको दिया है, सो आपको पता चलेगा कि Vp जो आपको दिया था प्रोटॉन के लिए V था, सो V अल्फा की वैल्यू यहां पे यही पूछा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑर्डर टू हैव द सेम वेवलेंथ
लैम्डा सेम है इसलिए हमने यहां इसको सेम किया, सो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V/8 इन दोनों की मास की वैल्यू रखने के बाद, अल्फा और चार्ज की वैल्यू रखने के बाद। चार्ज आपको आई होप पता होगा सभी को, ओके क्योंकि मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इसका जो रेशियो होता है वो 4 टाइम्स है मास, ठीक है। चार्ज की वैल्यू अगर देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज का 2He4 तो रेशियो चार्ज का कितना होता है बच्चों 1/2, ओके जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V/8 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एज शोन इन फिगर। सो यहां पर आपको A दिख रहा है और यहां पर B दिख रहा है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक आपको यहां पे ये भी दिख रहा है कि ये एक पीएन जंक्शन लगा है और पीएन जंक्शन वर्क करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा कि ये किस बायसिंग में है। अगर आप बायसिंग में देखोगे ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहां पे ये फॉरवर्ड बायसिंग में बच्चों। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है क्योंकि ये पॉजिटिव इससे ही कनेक्टेड है, ओके अगर ये पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है क्योंकि ये पॉजिटिव 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 तो ये किस बायसिंग में आ गया बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ रहा है तो ये वर्क करेगा इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 5, है ना। तो ये दोनों 10 और 10 किलो ओम इनको आप पैरेलल में जोड़ोगे, सो अब जो सर्किट बनेगा वो आप ऐसे बना सकते हो कि यहां हो गया 30 वोल्ट और इधर आ गया आपका 10 किलो ओम और फिर जब ये दोनों ऐड किए आपने तो ये आ गए 10 और 10 को ऐड करोगे तो 5 किलो ओम और फिर आपने इसको यहां इससे कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा क्या गया है A और B, सो A और B पॉइंट तो यही है ना, तो इन दोनों के बीच में निकालना है तो इसको हमने आपको मान लिया V1। सो हमने इसी पेपर के पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई है कि अगर आपको वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है सो V1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप लिखोगे R1 प्लस R2 इंटू टोटल V। सो R1 कितना है किलो ओम है तो कैंसिल हो जाएगा, R1 आ जाएगा 5, नीचे आएगा 10 प्लस 5 15 और टोटल वोल्टेज किसको डिवाइड करना है आपको 30 को। सो यहां हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 10। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों करेक्ट 10 वोल्ट। ओके चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। चूज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इट्स कोवैलेंट बॉन्ड ओनली ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड। सो वो किसमें होती बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें आपने कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई है। सो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी नहीं मिलाई है वो होती है इंट्रिंसिक, अदरवाइज बाकी में आप ऐड करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा इंट्रिंसिक। चलिए 42 पे देखते हैं। 42 क्वेश्चन कह रहा है टू प्लेनो कॉन्वेक्स ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड 30 प्लेस टुगेदर टू फॉर्म ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, आपको पता है 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। सो इसको आप क्या करोगे 1 अपॉन 20 एंड प्लस 1 अपॉन 30 साइन के साथ दोनों कॉन्वेक्स दिए हुए हैं। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2। सो ये हो जाएगा 5/60, ये हो जाएगा 1/12। सो जो F आपको मिलेगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब ये जो बच्चों 12 सेंटीमीटर है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। अब अच्छा यहाँ पे साइन कुछ पूछा नहीं है तो कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा डबल कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन भी देखिए ऑप्टिक्स से है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए प्रिज्म और प्रिज्म का एपेक्स एंगल दिया हुआ है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा गया है बच्चों। सो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे, नॉर्मली अगर हम ऐसे बनाए, देखो डायग्राम बनाते हैं बच्चों तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी बच्चे। ए की वैल्यू दी हुई है
प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ये हमको 30 मिल गया। अब यहां से कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इंसिडेंट नॉर्मली वन सरफेस, नॉर्मली एट वन सरफेस, तो यहां से जाएगा, ठीक है। और आपको पता था बेटा A इज इक्वल टू होता था R1 प्लस R2। ओ अब ये अगर हम कहें नॉर्मल है और इसको यहां से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2, अब इसको हम बच्चा 30 कर दे, ठीक है। सो यहां पे R1 की वैल्यू है 0, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों जो R2 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 30 डिग्री। अब हम ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि यहां पे ऐसे जाएगा, सॉरी यहां पे ऐसे जाएगा बच्चों, ओके 1 मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम, या ऐसे जाएगा, सो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेगा। अब हम यहां स्नेल्स लॉ लगाते हैं बच्चों, √2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, बाहर है 1 इंटू साइन ऑफ इमर्जेंस, वो E हो गया। सो अब यहां √2 किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई, 1 इंटू यहां की वैल्यू कितनी आ गई? साइन E। सो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया है साइन E। सो अब इसकी वैल्यू आप क्या करोगे? 1/√2 करोगे, सो E की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री बच्चों। लेकिन 45 डिग्री डेविएशन नहीं है, आपसे बच्चों क्या पूछा गया? डेविएशन। सो ये एंगल था 30, सो ये एंगल भी होगा बच्चों 30, सो ये जो डेविएशन होगा वो आएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो योर आंसर शुड बी 15. So answer is C, that is 15 degree. I hope everybody got it without any problem. चलिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, द थर्ड ब्राइट बैंड for the wavelength of light source A having wavelength 6000 angstrom coincides with the fourth bright band for source B, same arrangement. The wavelength of the light emitted by, so आपको ये निकालना है कि अगर वो थर्ड फोर्थ से आ रहा है तो एमिटेड वेव की वेवलेंथ क्या होगी। सो अब इसके लिए आप जरा ध्यान से देखना कि पहली चीज दो वेवलेंथ हो गई, एक λ1 हो गया, एक λ2 हो गया। अब दोनों में से λ1 में जहां पे थर्ड बन रहा होगा, क्योंकि पोजीशन आपको होती है n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ओके। सो λ1 के लिए कौन सी आ रही है? 3, बैंड ऑफ द वेवलेंथ लाइट सोर्स ए हैविंग विद द फोर्थ द थर्ड ब्राइट। सो थर्ड ब्राइट कहां पहुंचेगा? 3d λ1 अपॉन स्मॉल d। दूसरा वाला जहां पे फोर्थ पहुंच रहा है, दूसरे में कहा जिसकी वेवलेंथ λ2 है, फोर्थ ब्राइट बैंड, तो फोर्थ होगा 4d λ2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d। अब यहां से आपको d और d कैंसिल हो रहा है बच्चों, है ना, d कैपिटल D। सो थ्राइस λ1 इज इक्वल टू 4 λ2। आपको वैल्यू कौन सी दी हुई है? λ1 दी है। सो λ2 के लिए आप क्या करोगे? 3/4 of λ1. So 3/4 और λ1 कितना दिया था बच्चों? 6000. So आंसर यहां से क्या हो जाएगा? λ2 is equal to 4500 एंगस्ट्रॉम। So I hope आपको ये आंसर मिला बी, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, इन यंग्स डबल, ये भी ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछा गया है बच्चों। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है S1 S2 स्लिट डिस्टेंस है इनटू साइन थीटा, और मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सो अगर यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, साइन थीटा के लिए आता है n लैम्डा, राइट, अपॉन S1 S2। S1 S2 क्या है? स्मॉल d जिसको आप कहते हो। सो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1।
अगर साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, सो n लैम्डा अपॉन S1 S2 also cannot be greater than 1. So n cannot be greater than S1 S2 divided by lambda. आपके पास S1 S2 की भी वैल्यू होगी और आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी। सो S1 S2 की वैल्यू अगर आपको देखा जाए तो D की वैल्यू है 7000, दोनों एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, यहां से ये वैल्यू है 2000। सो आप इन तीनों को कैंसिल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही 3.5। ठीक है बच्चों, अब अगर 3.5 है तो आप ध्यान से देखना n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगी, ऊपर नीचे दोनों बनते हैं ना, प्लस माइनस 3 हो जाएगी, प्लस माइनस 4 नहीं, क्योंकि 4 जो है 3 पॉइंट से ज्यादा हो गया, तो कितने बने, 2 यहां बने, 2 यहां बने, 2 यहां बने और एक सेंट्रल वाला, कितने हो गए, 1 2 3 4 6 7। सो आंसर शुड बी 7। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड दिस इज 7। So guys, this is complete solution of paper number 10 और पेपर नंबर 11 का सॉल्यूशन मैं आज बनाने जा रहा हूं और शाम तक पेपर नंबर 11 का भी सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है तो मैं 2 पार्ट में डालता हूं इसको, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। एंड प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना पाऊं। ठीक है, और जो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, लाइक भी कर लिया होगा, तो उसमें देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स स्पेशल वीडियोस पढ़े हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं जिससे आप बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और 170 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे उसकी भी स्ट्रेटजी पढ़ी हुई है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून टू IPL इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग बाय MSD सर। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड एट द लास्ट गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।